सो लास्ट वीडियो में नल स्पेस कॉलम स्पेस पे एंड किया था। तो एक बार नल स्पेस और कॉलम स्पेस को रिवाइज करते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नल स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स इज द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन ax इक्वल टू 0। सिंपल। इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वही नल स्पेस फॉर्म करेंगे फॉर एनी मैट्रिक्स। ओके, या गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स। मतलब जो मैट्रिक्स होता है वो भी सेट ऑफ वेक्टर ही होता है ना। लाइक कोई मैट्रिक्स है ए बी सी डी, तो वो एक ए बी वेक्टर और दूसरा एक सी डी वेक्टर का कॉम्बिनेशन होता है। एंड सिमिलरली कॉलम स्पेस इज सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ कॉलम्स ऑफ ए। ये एक कॉलम स्पेस है, ये दूसरा कॉलम स्पेस है, कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है। ओके, तो कॉलम ए इज़ मतलब उसका मैथमेटिकल क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से है। एंड जो कॉलम स्पेस होता है वही स्पैन भी होता है। अभी स्पैन को थोड़ा सही से आगे जानेंगे, बट कॉलम स्पेस ऑफ ए इज़ बेसिकली द स्पैन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट्स पे। ओके, लीनियर इंडिपेंडेंस सेट। सो मान लेते हैं कि एक सेट है v1 v2 v3 till vn be a set of vectors and alpha 1 alpha 2 till alpha n belongs to f of scalars। मतलब वही नॉर्मल स्केलर नंबर्स हैं ये, such that alpha v1 plus alpha v2 plus till alpha n vn इक्वल टू 0। ठीक है, ये सब लेट किया गया है। Then the set S is called to be linearly independent if all alpha I equal to 0। अब इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। देखिए, अगर सारे अल्फाज को मैं ज़ीरो कर देता हूँ तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ v1 की क्या वैल्यू है वो ज़ीरो ही देगा। ओके, बट अब मैं इसी में एक कंडीशन और लगाता हूँ कि कोई भी एक एटलीस्ट वन, कोई भी एक अल्फ़ा आई मैंने नॉन ज़ीरो रख दिया। ठीक है, स्टिल अगर ये ज़ीरो आंसर दे रहा है, ठीक है, अगर ये फिर भी ज़ीरो आंसर दे रहा है देन ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। रीज़न उसका लाइक ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होनी ही है फॉर लीनियर इंडिपेंडेंस सेट। अब बस इस चीज़ को समझना है कि सारे अल्फ़ा मैंने ज़ीरो लिए थे, इसका मतलब ये है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ v1 v2 v3 की वैल्यूज़ क्या हैं। अगर मैं सारे अल्फ़ा को ज़ीरो रखता हूँ तो ये ज़ीरो दे देगा, लेकिन अगर किसी एक अल्फ़ा को नॉन ज़ीरो रखता हूँ स्टिल ये ज़ीरो दे रहा है। इसका मतलब है कि v1 v2 vn ये भी ज़ीरो हैं। अब एक मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको हम एज्यूम करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको 7 8 9 लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं ए बी सी। ओके, ए बी सी ले लेते हैं। अब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। हमें इस सेट का लीनियर इंडिपेंडेंस अगर चेक करना हुआ इसका, तो वो हम कैसे करेंगे। कोई भी मतलब अल्फाज जो है ना कांस्टेंट टर्म्स, कांस्टेंट टर्म्स लेंगे, उनसे मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने अज्यूम कर लिया कि सारे अल्फाज ज़ीरो थे, तो 0a प्लस 0b प्लस 0c इक्वल टू 0 हो गया। अब मैं किसी एक अल्फ़ा को नॉन ज़ीरो ले लेता हूँ, यानी 1 ले लेता हूँ, मान लेता हूँ, तो ये 1a प्लस 0 हो जाएगा। 1a मतलब अल्फ़ा 1 मैंने 1 ले लिया और बाकी सबको 0 ले लिया, तो इसकी वैल्यू अल्फ़ा आएगी। सिंपल सी बात है। लेकिन अगर फिर भी ये ज़ीरो आ रही है, इसका मतलब कि अल्फ़ा ए की भी वैल्यू सॉरी यहाँ पे ए वैल्यू आएगी, बट स्टिल अगर ज़ीरो आ रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ए भी ज़ीरो ही था, ए बी सी ए भी ज़ीरो हैं। तो देखा जाए तो मैट्रिक्स में जो कोई भी ज़ीरो रो होती है जिसमें सारे एलिमेंट ज़ीरो होते हैं, वो उस मैट्रिक्स को उस क्या कहते हैं
लीनियरली उस रो को लीनियरली डिपेंडेंट बनाती है ना, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं रह जाता। तो ये कंडीशन जो हम इतने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पढ़ रहे हैं, ये एक नॉर्मल मैट्रिक्स की ही कंडीशन है कि सारे के कोई भी ऐसी रो जिसमें एटलीस्ट एक वेक्टर एलिमेंट नॉन ज़ीरो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगी। ओके, तो ये नॉर्मल हमने वेक्टर्स में मतलब मैट्रिसेस में भी आगे पढ़ा हुआ है यूनिट 1 में। ये सेम वही लीनियर इंडिपेंडेंस का कंसेप्ट है। एंड अब आ जाते हैं कि अगर हमें यहाँ पे एक सेट के फॉर्म में देता है तो हमें कैसे चेक करना है लीनियर इंडिपेंडेंस। सबसे पहला मेथड है ये मेथड 1 है, यूजिंग रॉन्स्कियन। रॉन्स्कियन होता क्या है, मान लेता हूँ कि मुझे ऐसे एक क्या कह सकते हैं एक्सप्रेशन के फॉर्म में एक सेट दिया हुआ है, ठीक है। तो उसका रॉन्स्कियन क्या होगा, y1 y2 y3, y1 का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, y2 का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, y3 का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड y1 y2 y3 के सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, ठीक है। ये फॉर्म करता है रॉन्स्कियन। और मान लेते हैं कि इस फॉर्म में नहीं दिया है, टपल्स हमें दिए हुए हैं, लाइक एक मैट्रिक्स के फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम नॉर्मल मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, लाइक अगर ये मुझे सेट दिया हुआ है एक मैट्रिक्स के लिए, तो मुझे इसको एक सेकंड, यहाँ पे एक गलती है शायद, हाँ यहाँ पे एक्चुअली में गलती है। तो ये अगर इस तरह से दिया होता है ना, तो सेट्स हमेशा कॉलम स्पेस के फॉर्म में दिए होते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये रो नहीं है, ये कॉलम है। तो मैंने यहाँ पे रॉन्स्कियन गलत फॉर्म किया है। बेसिकली रॉन्स्कियन होगा इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, ये इसका रॉन्स्कियन होगा। हमें इसको कॉलम की फॉर्म में लिखना है, ओके, ऐसे, ठीक है। इफ़ रॉन्स्कियन, ये डिटर्मिनेंट है ना इसका, इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देन ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। एंड इट्स वेरी क्लियर कि अगर कोई भी एक रो, मतलब अगर सारी ही रोज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगी। मतलब ये सुनने में बहुत अजीब लगा होगा, लेकिन अगर इसमें ये तीनों एलिमेंट्स अगर ज़ीरो हो जाते तो रॉन्स्कियन की वैल्यू ज़ीरो आ जाती है ना। अगर ये तीनों ज़ीरो हो जाते तो रॉन्स्कियन की वैल्यू ज़ीरो आ जाती। रॉन्स्कियन की वैल्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो वैल्यू आ रही है, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, अदरवाइज लीनियरली डिपेंडेंट। ये कंडीशन याद रखनी है। एंड एक सेकेंड मेथड है, लाइक रॉन्स्कियन वाला जो मेथड है ये स्क्वायर मैट्रिक्स पर अप्लाई होता है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स पर, या अगर दूसरे शब्दों में कहें तो जहाँ पर स्पैन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी होता है, ये वहाँ पे अप्लाई होगा रॉन्स्कियन का मेथड। अब ये क्या होता है इसको आगे जानना है तो चिंता मत कीजिए, अभी पता चलेगा। अब एक दूसरा मेथड है, वही नॉर्मल जो हम एक्चुअली में यूज़ करते आ रहे हैं स्टार्टिंग से। Ax इक्वल टू ज़ीरो के फॉर्म में लिखो, रो रिड्यूस्ड फॉर्म बनाओ, उसमें जो नंबर ऑफ पिवोट कॉलम्स होंगे अगर वो इक्वल टू n है देन लीनियरली इंडिपेंडेंट है। n का मतलब है नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ओके, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा इफ़ पिवोट नंबर ऑफ पिवोट कॉलम इक्वल टू n। अब एक क्वेश्चन का एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि ये है s इक्वल टू 1 -1 0 2 0 -2 1 0 2 0 -1 1। अब जैसे हमने यहाँ पे कहा था ना a1 v1 a2 अल्फ़ा v1 अल्फ़ा v2 एंड अल्फ़ा एंड vn, तो वैसे ही तीन वेरिएबल्स ले लेंगे, a v1 प्लस b v2 प्लस c v3 इक्वल टू ज़ीरो रख देंगे। देखा जाए तो ये भी ax इक्वल टू ज़ीरो का ही फॉर्म है, और हम उसी मेथड से कर रहे हैं, हम रॉन्स्कियन के मेथड से नहीं कर रहे क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बनेगा, तो रॉन्स्कियन का मेथड अप्लीकेबल नहीं है। a प्लस 2c इक्वल टू ज़ीरो, a b यहाँ पे ज़ीरो हो रहा है, b मल्टीप्लाई बाई ज़ीरो ज़ीरो हो रहा है, तो नेगलेक्ट c 2c, a प्लस 2c इक्वल टू ज़ीरो, माइनस a माइनस 2b इक्वल टू ज़ीरो, माइनस a माइनस 2b इक्वल टू ज़ीरो, c यहाँ पे ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है, नेगलेक्ट, b माइनस c इक्वल टू ज़ीरो, b माइनस c
यहाँ पे -1 है ना, b माइनस सी इक्वल टू 0, a यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, नेगलेक्ट होगा, 2a प्लस सी इक्वल टू 0। तो इससे मैट्रिक्स ये बनेगा, ओके। एक 4x3 मैट्रिक्स ऑगमेंटेड विद 3x1, ठीक है। ये ऑगमेंटेड है, ये 0 0 0 था ना, ये ऑगमेंट किया है। अब इसका रो रिड्यूस्ड फॉर्म मैंने पूरा निकाला नहीं है, मतलब निकाल तो लिया है, पूरा शो नहीं किया है। इसका रो रिड्यूस्ड फॉर्म ये आएगा। इसमें नंबर ऑफ पिवोट कॉलम्स कितने हैं? पिवोट कॉलम्स मतलब नॉन जीरो कॉलम्स, एक ये नॉन जीरो है, एक ये नॉन जीरो है, एक ये नॉन जीरो है। नंबर ऑफ पिवोट कॉलम इक्वल टू 3 हो गया। मैंने पहले पिवोट रोज निकाल लिए थे, मतलब पिवोट रोज भी इसमें 3 हैं क्योंकि, इसलिए। तो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0 हो गया। ये सिंपल कंडीशन है होमोजेनस इक्वेशन की, ये आपको याद होनी चाहिए। a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0 हो गया, मतलब हमारी ये जो कंडीशन थी कि सारे के सारे 0 होने चाहिए, वो सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। ऑल अल्फ़ा i इक्वल टू 0 हो गया। तो अब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, जी हाँ, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब एक रॉन्स्कियन के मेथड से भी देख लेते हैं। रॉन्स्कियन वाला मेथड यही है। मुझे ये दिया हुआ था, इसको मैंने, ये कॉलम मैट्रिक क्या कहते हैं, कॉलम स्पेस के फॉर्म में दिया होता है, ऑलवेज रिमेंबर। तो कॉलम्स के फॉर्म में लिखा मैंने, उसका डिटर्मिनेंट निकाला, इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 आया, यानी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये सेम क्वेश्चन इस वाले मेथड से भी हो सकता है, एंड आई हाईली रिकमेंड कि आप लोग इस वाले क्वेश्चन को इस वाले रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म वाले मेथड से ज़रूर करके देखें, प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड अगर ऐसे फॉर्म में आ जाता है तो उसको रॉन्स्कियन के फॉर्म में ज़रूर लिखें, ठीक है। ये बहुत बढ़िया मेथड है। वैसे देख लेते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। x² इंटू दिस माइनस दिस, दोनों इक्वल ही हैं, तो x² वाली टर्म 0 हो गई। अब x² प्लस एक्स इंटू 2x इंटू 2 एंड 2x इंटू 2 प्लस 2, तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये -2 x² प्लस एक्स इंटू -2, अरे आप लोग निकाल लीजिएगा, मतलब बस निकाल लीजिएगा। और नॉट इक्वल टू 0 अगर आ गया, रॉन्स्कियन अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। बस सिंपल, मैं नहीं निकाल रहा, बहुत टाइम लगेगा, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे यार। स्पैनिंग, हाँ अब स्पैनिंग को समझते हैं। अगर एक वेक्टर है v1 v2 v3 टिल vn बी अ वेक्टर स्पेस, मान लेते हैं ये एक वेक्टर स्पेस है, ओके, देन द सेट ऑफ वेक्टर s इक्वल टू v2 टिल vk वेयर k इज लेस देन और इक्वल टू n, मतलब ये बेसिकली स्पैन जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वेक्टर है। v1 v2 v3 भी इसका एक स्पैन है, v1 v2 v3 v4 भी एक स्पैन है, v1 v2 v3 टिल vn भी इसका एक स्पैन है। मतलब n या उससे कम एलिमेंट्स का सेट मेड अप ऑफ दिस वेक्टर ओनली इज कॉल्ड द स्पैन ऑफ v, ठीक है। रेस्ट ऑल द वेक्टर्स आर सेट टू बी स्पैन्ड बाई s। बेसिकली ये स्पैन जो हम निकालते हैं ना, इस स्पैन की हेल्प से हम इस वेक्टर स्पेस के बाकी वेक्टर्स को भी निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। वी आर बिलोंग्स टू वी, कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं वी आर, वो वी में बिलोंग करेगा, बट ज़रूरी नहीं है कि वो स्पैन में बिलोंग करे, ठीक है। फिर भी ये स्पैन होगा। इस वी आर को जो वी में है लेकिन एस में नहीं है, उसको मैं एस में प्रेजेंट एलिमेंट्स के थ्रू फाइंड कर सकता हूँ। एंड हमारे सिलेबस में ना, हमारा जो वो है उसमें हमें इतना अधिक नहीं पढ़ना है, तो हम बेसिकली इसकी मदद से दूसरे वेक्टर्स नहीं निकालने वाले हैं, पर स्पैन निकालना सीखेंगे। हाँ, यहाँ पे वी आर क्या है, वी आर इज़ बेसिकली a1 v1 a2 v2 स्टिल ak vk। तो ये क्योंकि k तक ही गया है, ये पूरा n तक नहीं गया है, k इज़ यहाँ पे लिखा ना लेस देन इक्वल टू n, तो ज़रूरी नहीं है कि ये r s में हो अगर ये v में है। तो दैट इज़ रेस्ट ऑल द वेक्टर्स ऑफ v कैन बी जनरेटेड यूजिंग लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन के थ्रू हम बाकी और वेक्टर्स भी निकाल सकते हैं। अब स्पैन से रिलेटेड क्वेश्चन,
क्वेश्चन करने पर ही पता चलता है कि आंसर है क्या और क्वेश्चन करना कैसे है। ये हमने एक सेट ले लिया सिंपल सा, विच इज़ अ सबस्पेस ऑफ आर क्यूब। ये वैसे R3 है, ये वो वेक्टर स्पेस वाला R है। ओके, R3 का सबस्पेस है ये। फाइंड स्पैन ऑफ S लिखा है। अब मान लेते हैं कुछ XYZ एलिमेंट्स कोरेस्पॉन्ड कर रहे हैं टू दीज वेक्टर्स मल्टीप्लाइड बाई A, B एंड C रिस्पेक्टिवली। तो A 1 -1 1, B 2 -3 3 प्लस C 0 1 -1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वाली फॉर्म आएगी हमारी। इसको फिर ए के फॉर्म में, मतलब एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। इसका रो रिड्यूस्ड फॉर्म निकालेंगे और इसके रो रिड्यूस्ड फॉर्म को अगेन इस वाली फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या आएगा, A 1 2 0। ओके, ये कॉलम स्पेस के फॉर्म में था, ये कॉलम स्पेस के फॉर्म में था। ठीक है, रो के फॉर्म में हमें चाहिए तो हमने इसको कॉलम के फॉर्म में लिखा, रो रिड्यूस किया एंड देन इसको रोज़ की फॉर्म में हमने ले लिया। ठीक है, A इंटू 1 2 0, B इंटू 0 1 -1। ये C तो मल्टीप्लाई भी अगर कर देते हैं तो 0 ही आ जाएगा। तब A की वैल्यू क्या होगी, A प्लस 2A प्लस 0A, मतलब A प्लस 2A प्लस B माइनस B। ठीक है, अब इसके लीनियर कॉम्बिनेशन जब हम बनाएंगे तो 3 एलिमेंट्स के 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे, या तो A 2A प्लस B माइनस B या A B एंड 2A माइनस B। ये 2 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं और ये पूरा का ये दोनों कॉम्बिनेशंस A B और माइनस B का यूज़ करके बने हैं। उसमें यहाँ पे मैंने A को स्केलर मल्टीप्लाई किया है 2 से, बट बेसिकली रूट्स के मतलब क्या कह सकते हैं, मिला जुला के ये बन A B और माइनस B से ही रहे हैं। तो इसका स्पैन A B माइनस B होगा वेयर A एंड B बिलोंग्स टू R। R यहाँ पर R रियल नंबर है। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ हम स्पैन निकालते हैं। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस PDF, जो नोट्स की PDF है उसमें दिए हैं, वहाँ पे सॉल्व भी किए हुए हैं, तो ज़रूर देखिएगा। अब बेसिस है क्या, बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज द बिल्डिंग ब्लॉक। ओके, it is the building block of entire space that helps to generate rest of the vectors of a vector space। मान लेते हैं कि S एक सबसेट है किसी भी वेक्टर स्पेस का। ठीक है, वेक्टर स्पेस उसको V से डिनोट करेंगे, सिंपल अंडरस्टूड सा है। द सेट S इज सेट टू बी बेसिस ऑफ V, इज सेट टू बी बेसिस ऑफ V। 2 कंडीशन सेटिस्फाई करने होंगे। इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियर इंडिपेंडेंस अभी बताया पीछे मैंने, तो वहाँ से आप लीनियर इंडिपेंडेंस निकाल सकते हैं, पहला कंडीशन। और दूसरी कंडीशन इज़ दैट S स्पैन्स V। अब S V को स्पैन करता है कि नहीं, ये निकालने के लिए हमें ये कंडीशन दी हुई है, ग्रेटर देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। अब ये क्या है और ये क्या है, डायमेंशन ऑफ V बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड टपल होता है। ठीक है, अब जैसे इस सेट को कंसीडर करता हूँ मैं, ठीक है, ये वाला सेट कंसीडर कर रहा हूँ। इसके लिए जो ये चीज़ आ रही है, बेसिकली इसको मॉडुलस ऑफ S ही कहते हैं। ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। डायमेंशन ऑफ V, अरे यार, डायमेंशन ऑफ V क्या होगा हमारा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टपल, एक टपल में 3 है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ S ग्रेटर देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V है क्या, हाँ है, बिल्कुल है। 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ओके, तो इस कंडीशन में S जो है, ये जो S है वो वेक्टर स्पेस V का बेसिस फॉर्म करेगा। हालांकि ये क्वेश्चन ही अलग है, ये तो स्पैनिंग का ही क्वेश्चन है, तो इट्स क्लियरली विजिबल कि हाँ स्पैन करेगा ही। दूसरा एक एग्जांपल लेंगे हम। ठीक है, अब ये हाँ, यहाँ पर मैंने भी ऑलमोस्ट सेम ही एग्जांपल लिया है। हाँ, इसमें भी ऑलमोस्ट वैसा ही होगा। इसका पहले लीनियर इंडिपेंडेंस चेक करेंगे। ये एक सेट ले लिया, 1 3 -1 2 7 -3 4 8 -7। ठीक है, इसमें
मेरा डायमेंशन ऑफ वी क्या है 3, स्पैन कह रहा हूँ डिटर्मिनेंट, सॉरी मॉड्यूलस ऑफ एस क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट 3 है, ठीक है। तो सेकेंड कंडीशन तो सेटिस्फाइड है कि एस स्पैन्स वी, ओके। अब पहली को चेक करना है बस, ए इक्वल टू 9 आ रहा है इसका डिटर्मिनेंट, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। नाउ एज वी नो दैट एस विल स्पैन वी ओनली इफ, वाह क्यों ओनली लिखा है मैंने, ओनली इफ मॉडुलस ऑफ एस is greater than equal to dimension of v. Modulus of s is equal to 3, dimension of v equal to 3, hence forms a basis of R3. Hence it forms a basis of R3. तो बेसिस वाले क्वेश्चंस भी इस ही तरह होंगे, बेसिस में भी कुछ बहुत हार्ड नहीं है। इसको आप दोबारा देखिएगा, इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करिएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल और मैं दिखाना चाहूँगा, अभी दिखाता हूँ, एक सेकेंड। हाँ ये वाला देखते हैं, ये यहीं से लिखा है मैंने, इसको प्लीज़ माइंड मत करिएगा अभी के लिए। ये क्वेश्चन है 7 1 2 0 8 0 1 -1 1 0 0 -2, ठीक है। मुझे ये गिवन है कि S बिलोंग्स टू R4। अब डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू 4, डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू 4 है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टपल, एंड मॉडुलस ऑफ S इक्वल टू 3, 3 एलिमेंट्स गिवन है। वी नो दैट S विल स्पैन V इफ दिस, हाँ ये लिखना ज़रूरी है एग्ज़ाम में, ये कंडीशन लिखनी ज़रूरी होती है, एक प्रेजेंटेशन होता है आंसर का, तो ये लिखिएगा ज़रूर। बट 3 मतलब ये जो एक्सप्रेशन है 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इज़ अ कंट्राडिक्शन, नहीं है ना, 3 इज़ लेस देन 4, हेंस S डज नॉट फॉर्म अ बेसिस ऑफ R की पावर 4, ठीक है। ये वेक्टर स्पेस R4 है, ये वेक्टर स्पेस R4 है। R4 होता क्या वेक्टर स्पेस, क्वाड्रुपल बना रहा है ना ये सेट, वही 4 नंबर ऑफ टपल्स बस। एंड हमारे सिलेबस में भी ना ये चीज़ दी हुई थी दैट बेसिस एंड डायमेंशन पढ़ना है, तो डायमेंशन इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं थी, नंबर ऑफ टपल्स इन द गिवन सेट, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टपल ऑफ द गिवन सेट, तो बस डायमेंशन भी वही चीज़ है। आगे के टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में कवर होंगे, वीडियो थोड़ी छोटी रहेगी तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद।